हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग हिंदी के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि कला वर्ग को छोड़ करके विज्ञान वर्ग और वाणिज्य वर्ग के लिए दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस क्लास में हम लोग हिंदी के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे कि हम लोग को क्या पढ़ना है और क्या नहीं, और हमारा जो नया सिलेबस जो मिला है उसका बोर्ड एग्जाम जो होगा उसका पैटर्न क्या रहेगा, इसके बारे में पूरा डिस्कस करने वाले हैं आज हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और हिंदी के बारे में फुल एनालिसिस करते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले आप लोग से डिस्कस करूंगा कि कौन कौन सा लेसन पढ़ना है और कौन कौन सा लेसन को गवर्नमेंट ने हटाया है इस साल के लिए। तो सबसे पहले देखिए, आप लोग को लिखा होगा क्या, पाठ्य पुस्तक जो आप लोग को पढ़ना है उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो ये हमें पढ़ना है, यहाँ से ये गद्य पढ़ना है, यहाँ का काव्य के बारे में है, और ये कहा यहाँ पे कथा साहित्य के बारे में। तो देखिए सबसे पहले क्या है, ये देखिए आपका पुस्तक का नाम ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि मैंने अभी बता दिया, गद्य काव्य और कथा साहित्य के लिए। यहाँ पर लिखा है लेखक का नाम और यहाँ पर लिखा है पाठ का नाम, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें लेसन पढ़ना है क्या, वासुदेव शरण अग्रवाल का राष्ट्र का स्वरूप जो लेसन है उसको हमें पढ़ना है। दूसरा लेसन हमें पढ़ना है, देखिए एक्चुअली में तीसरा लिखा हुआ है, अभी क्यों ऐसा है आप लोग को मालूम हो गया होगा, चलिए नहीं तो फिर मैं बता देता हूँ। देखिए दो लेसन हमको जो है नहीं पढ़ना है इस वर्ष, दूसरा लेसन और लेसन पांचवा। दूसरा लेसन जो है वो कन्हैया लाल मिश्र का, ठीक है, कन्हैया लाल मिश्र का जो है हमें नहीं पढ़ना है, और दूसरा हमें लेसन नहीं पढ़ना है हरिशंकर परसाई का निंदा रस। दो लेसन आपको नहीं पढ़ना है, यानी कि दूसरा और पांचवा लेसन नहीं पढ़ना है, जो कि आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा कि कौन कौन से लेसन नहीं पढ़ने हैं। तो देखिए कौन कौन से लेसन पढ़ने हैं उसके बारे में डिस्कस करिए पहले। तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी का राष्ट्र स्वरूप पढ़ना है हमें, और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का अशोक के फूल पढ़ना है। उसके बाद प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का भाषा और आधुनिकता पढ़ना है, और हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के तेजस्वी मन के संपादित अंश, इसको पढ़ना है। ये गद्य का है, ध्यान समझ लीजिए, ये इतना टॉपिक आपको क्या है, ये गद्य के बारे में दिया है। 1 2 3 4 लेसन आपको गद्य में पढ़ने हैं केवल, ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। और 2 लेसन मैंने अभी बताया कि जो है वो दोनों लेसन नहीं पढ़ना है। अब हम डिस्कस करेंगे काव्य के बारे में। तो काव्य में देखिए टोटल आपको दिख रहा होगा 7 लेसन, 7 पढ़ना है। काव्य में जो है गद्य की तरह लेसन को नहीं हटाया गया है। गद्य में जैसे कि 2 लेसन को सीधा डायरेक्ट हटा दिया गया है, काव्य में ऐसा नहीं किया गया है। काव्य में सारे लेसन को पढ़ने हैं, लेसन के कुछ भागों को जो है हटाया गया है। अब देखिए कैसा, तो आप लोग को दिख रहा होगा बोर्ड पे ब्लैक से लिखा हुआ और ब्लू से, तो जो जो ब्लू से लिखा हुआ है उस सब को नहीं पढ़ना है, ठीक है। आप देखिए, चलिए मैं डिस्कस भी कर लेता हूं। तो काव्य में पहला लेसन हमारा है क्या, पवन दूती का, जिसको लिखा है अध्यय सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने, तो ये हमको पूरा पढ़ना है। मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित केकई का अनुपात और गीत, 2 दिया हुआ है, तो केकई का अनुपात आपको पढ़ना है, ठीक है। और ये जो गीत ब्लू से दिख रहा है आपको, इसको आपको नहीं पढ़ना है, ये आपको पढ़ना है। उसके बाद देखिए जयशंकर प्रसाद जी का श्रद्धा मनु आपको पढ़ना है, और साथ ही साथ उनका भी जो है गीत है वो आपको नहीं पढ़ना है, ये पढ़ना है। श्रद्धा मनु पढ़ना है और गीत नहीं पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ क्या, सुमित्रा नंदन पंत जी का नौका विहार बापू के प्रति, नौका विहार बापू के प्रति आपको पढ़ना है, और उनका जो है परिवर्तन जो है आपको नहीं पढ़ना है। और नेक्स्ट में दिया हुआ है महादेवी वर्मा जी द्वारा गीत, तो ये आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद देखिए रामधारी सिंह दिनकर द्वारा अभिनव मनुष्य, ये आपको पढ़ना है, और पूर्वा और उर्वशी, ये दो दिया हुआ है, आपको नहीं पढ़ना है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। मतलब रामधारी सिंह दिनकर जी का अभिनव मनुष्य पढ़ना है, ठीक है, और कुछ नहीं। नेक्स्ट हमारा दिया है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी का मैंने आहुति बनकर देखा, और एक पढ़ना हिरोशिमा, ये दोनों आपको कवर कर लेने हैं, ठीक है। मैंने क्या बताया, काव्य में देखिए सारे के सारे पढ़ने हैं। मैथिली शरण गुप्त का जो केकई का अनुपात केवल पढ़िएगा, और जयशंकर प्रसाद का श्रद्धा मनु पढ़ना है केवल, सुमित्रानंद पंत जी का नौका विहार बापू के प्रति, और रामधारी सिंह दिनकर का अभिनव मनुष्य, और उनका जो जो नेक्स्ट दिया हुआ है बगल में उसको आपको नहीं पढ़ना है, इसको आप ध्यान में रखिए, ठीक है। अभी कैसे कैसे कितने नंबर के आएंगे वो सब भी मैं डिस्कस करूंगा, पहले क्या क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है इसको टिक लगाते रहिए। आप लोग बुक खोले होंगे तो टिक लगाते रहिएगा, नहीं तो आप बुक खोल लीजिए, उसके बाद आप वीडियो कंटिन्यू करिएगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कथा साहित्य के बारे में। कथा साहित्य में देखिए आप लोग को मैं बता दूं, कथा साहित्य में हमें 4 पहले पढ़ने होते थे,
अब केवल इस वर्ष जो है केवल 3 पढ़ने हैं। कौन कौन से? तो देखिए, सबसे पहले तो जैनेन्द्र कुमार जी का ध्रुव यात्रा आपको पढ़ना है। उसके बाद मणीश्वर नाथ रेणु जी का पंचलाइट पढ़ना है आपको, और अमरकांत जी का बहादुर पढ़ना है आपको। ठीक है, एक लेसन हटाया गया है, किसका? शिवानी जी द्वारा लिखित लाठी। बहुत ही अच्छा स्टोरी था, बहुत बढ़िया था। आप लोग को मन करेगा तो पढ़ लीजिएगा, लेकिन एक्चुअली में बोर्ड एग्जाम में ये नहीं आएगा, लेकिन स्टोरी बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो तीसरा लेसन जो है वो हटाया गया। देखिए, पहला, दूसरा, चौथा मैंने लिखा है, तीसरा जो है हटा दिया गया, शिवानी जी द्वारा लिखित लाठी को। ठीक है, अब मैं इसमें से बता दूं आपको, तो ये सारे के सारे आपको पढ़ने हैं। ठीक है, और क्या क्या नहीं पढ़ना था मैंने आपको बता दिया। चलिए, इतना तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट में हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या नहीं। एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि आप लोग को ये जो है सिलेबस मिल चुका होगा या नहीं मिला होगा, ये मैं नहीं जानता, लेकिन यदि आप लोग अच्छे से देखते हो तो इसके बाद आप लोग को कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, क्योंकि मैं इस क्लास में पूरा का पूरा डिस्कस करूंगा। अभी जैसे मैंने डिस्कस किया क्या पढ़ना है क्या नहीं, साथ ही साथ मैं डिस्कस ये भी करूंगा कि कौन सा कोई जो है गद्य से कितने नंबर का आएगा, पद्य से कितने नंबर का आएगा, और उसका पैटर्न क्या रहेगा। तो जब आप पूरा क्लास देखोगे अच्छे से तब समझ में आएगा। जल्दीबाजी करने से कुछ नहीं होगा, इस बात को जान लीजिए। और आपको कंफ्यूजन बना रहेगा। अभी ये वीडियो देख रहे हो, कभी दूसरा वीडियो देखोगे, तीसरा देखो। क्यों? क्योंकि आपने तो आराम से देखा ही नहीं, आपने बस भगा भगा के देखा, तो कंफ्यूजन बना रहता है। जब आप इत्मीनान से आराम से बैठ करके कोई भी देखते हो ना क्लास, तो आपको समझ में आ जाता है, तो फिर बार बार आपको दूसरा तीसरा देखने की नीड नहीं होती है। अब देखिए, हम लोग को जो खंड काव्य से क्वेश्चन आते हैं उसके में कौन कौन से हमें खंड काव्य पढ़ने हैं। तो देखिए, आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा कि आप लोग को बोर्ड पे दिख रहा होगा कि देखिए इतने सारे लिखे हुए हैं, तो आप कंफ्यूजन मत होइएगा, इसको ध्यान समझिएगा। आप लोग जिस जिले से संबंधित हो, या जिस जिले में रहते हो, या फिर जिस जिले से बोर्ड का फॉर्म भरे हो, उस जिले से रिलेटेड आपका जो भी खंड काव्य आएगा वो पढ़िएगा, सारा आपको नहीं लिखना है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारा खंड काव्य दिया है वो मुक्ति योग है। वो मुक्ति योग कहाँ कहाँ आएगा? तो कानपुर में, जौनपुर, मुरादाबाद, फैजाबाद और एटा और ललितपुर, इसमें आएगा। ठीक है, उसके बाद सत्य की जीत कहाँ कहाँ आएगा? तो लखनऊ, इटावा, बलिया, बिजनौर, झांसी, बदायूं, प्रतापगढ़, रामपुर, पीलीभीत। एक बात को याद रखिएगा, ये मैं बोल रहा हूँ कहाँ कहाँ आएगा नहीं, मतलब सब में आएगा, लेकिन आपको लिखना होगा वहीं पे जिस जिला से आपने बोर्ड का फॉर्म भरा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो दिया है रसीमर्थी, इसका कहाँ से है? तो वाराणसी, यानी कि यहाँ के बच्चे ये पढ़ेंगे। उसके बाद बुलंदशहर, मथुरा, मुजफ्फरनगर, फतेहपुर, उन्नाव और देवरिया। ठीक है, वाराणसी के बच्चे जो है ये पढ़ेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। और सब अलग अलग जिले के हैं, उनको आप देखते रहिएगा। आलोक वृत्त जो है वो कहाँ कहाँ का है? तो प्रयागराज, अलीगढ़, सहारनपुर, मैनपुरी, फारुखाबाद, मिर्जापुर और सीतापुर का। ठीक है, नेक्स्ट हमारा खंड त्यागपति, जो कि आएगा आगरा, गोरखपुर, गाजीपुर, बरेली, सुल्तानपुर, जालौन, लखीमपुर खीरी, गोंडा, शाहजहांपुर और बाराबंकी। ठीक है, ये इतने जिले को कवर करेगा त्यागपति। नेक्स्ट हमारा खंड काव्य आएगा श्रवण कुमार। ये देखो, ये खंड काव्य जो हमारा है वो श्रवण कुमार खंड काव्य जो आएगा मेरठ, आजमगढ़, बस्ती, हरदोई, बांदा, बहराइच, हमीरपुर और एक रायबरेली में भी आता है। ठीक है, जिसमें नहीं लिखा है मैं लिख देता हूँ, रायबरेली में भी, रायबरेली। ठीक है, इसको भी आप ध्यान से देख लीजिएगा, ये यहाँ पे भी आता है, रायबरेली में भी श्रवण कुमार। तो ये सारे खंड काव्य जो है आपके अलग अलग जिले के हैं, तो आप उसको अपने जिले के हिसाब से आप उसको सेट कर लीजिएगा क्या पढ़ना है। देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, एक बात और मैं बताऊं, अब हमारा टॉपिक बचता है संस्कृत का। ठीक है, तो संस्कृत में क्या क्या पढ़ना है आपको, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो वीडियो को रोक करके आप जो है बुक में टिक लगाते रहिएगा कौन कौन से लेसन पढ़ने हैं। आपको स्क्रीन पे इस समय संस्कृत में कौन कौन से लेसन पढ़ने हैं वो शो हो रहा होगा, तो उसको आप ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद आपके हिंदी आपके जो है व्याकरण से क्वेश्चन आते हैं, वो जो है सेकंड खंड ख में, तो वो भी मैं डिस्कस करूंगा अभी। तो बस इतना ही आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या पढ़ना है, मतलब गद्य के बारे में मैंने बताया, काव्य के बारे में बताया, हिंदी साहित्य के बारे में बताया और खंड काव्य के बारे में बता दिया, और संस्कृत का भी आपको मैंने बताया जो कि आपको स्क्रीन पे शो कर रहा था। ठीक है, अभी भी शो कर रहा होगा, तो आप इस तरह से टिक लगा लिए। अब हम लोग डिस्कस करेंगे पेपर पैटर्न के बारे में, यानी कि कौन से टॉपिक से कितने अंक के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो अब थोड़ा सा ध्यान से और भी समझिएगा आप लोग। चलिए हम लोग देखते हैं कि हिंदी का जो पैटर्न होगा वो किस हिसाब से होगा बोर्ड एग्जाम में। तो मैं आपको बता दूं, हिंदी का जो है वो पैटर्न होगा खंड क और खंड ख, दो भागों में बटा रहेगा आपका। यानी कि खंड क यानी कि पहला पार्ट आपका जो है 50 नंबर का होगा, और खंड ख यानी कि दूसरा पार्ट आपका 50 नंबर का होगा।
तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं पहले 50 नंबर में कौन कौन से क्वेश्चन कितने कितने नंबर के आएंगे उसके बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो खंड क है वो हिंदी गद्य से, हिंदी पद्य से और खंड काव्य से, और मैं बता दूं आपको कथा साहित्य से संबंधित रहेगा। इतने से रिलेटेड आपका खंड क कवर हो जाएगा। अब कैसे कैसे क्वेश्चन कितने नंबर के आएंगे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन हमारा दिया हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। ठीक है, हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास से संबंधित क्वेश्चन होगा और वो क्वेश्चन कैसा होगा, एमसीक्यू, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी कि एमसीक्यू रहेगा। कितने करने होंगे, 5 करने होंगे और टोटल आपको 5 अंक दिलाएगा। अब ये किससे रिलेटेड होगा, तो देखिए गद्य की पाठ्य पुस्तक में दिए गए पाठों पर आधारित होगा या फिर विभिन्न काल के जो प्रवर्तक हुए हैं, युग प्रवर्तक, उनके बारे में होगा, उनकी रचना से संबंधित होगा। ठीक है, तो उनको याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, जो पहला क्वेश्चन हमारा है दूसरा क्वेश्चन भी उसी तरह है, बस फर्क क्या है, पहला क्वेश्चन गद्य से संबंधित था, दूसरा हमारा पद्य से होगा। नहीं तो टॉपिक देखिए हिंदी गद्य साहित्य का विकास, देखिए हिंदी काव्य, सॉरी दूसरा क्वेश्चन हमारा है हिंदी काव्य साहित्य, ऊपर क्या था गद्य साहित्य। ठीक है, यहाँ काव्य साहित्य का है। इसमें भी देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे जिसको हम लोग एमसीक्यू बोलते हैं और आपके 5 करने होंगे, टोटल आपको 5 अंक ये दिलाएंगे। अब इसमें क्या क्या आएगा, तो देखिए विभिन्न कालों के प्रमुख कवियों और उनकी कृतियां पर आधारित प्रश्न, यानी कि कवियों के बारे में देगा और उनसे रिलेटेड जो कृतियां होती हैं यानी कि उनकी रचनाओं के बारे में देगा आपसे। ठीक है, आपको इसको ध्यान रखना है। तीसरा क्वेश्चन हमारा आता है पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न करने हैं आपको। ठीक है, 5 प्रश्न टोटल करने हैं आपको, और ये आप देख लीजिए एक जो है 2 नंबर का होगा, यानी कि 2 गुणे 5 यानी कि 10 अंक आपको यहां से मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा जो तीसरा है, उसी तरह चौथा भी है। ऊपर देखिए गद्य पर था और ये हमारा पद्य पे होगा, यानी कि चौथा क्वेश्चन है पाठ्यक्रम में निर्धारित पद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न आपको करने हैं। यहाँ पे 5 प्रश्न देख लीजिए, जैसे ऊपर थे यहाँ पे भी 2-2 नंबर के हिसाब से आपको देंगे, 10 अंक मिल जाएगा। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा 2 पार्ट में बटा हुआ, क और ख। क हमारा जो है वो देखिए पाठ्यक्रम में निर्धारित लेखकों का साहित्य परिचय एवं कृतियां, गद्य सीमा शब्द सीमा अधिकतम 80 होगा। ये हमारा जो है गद्य से रिलेटेड टॉपिक होगा। ठीक है, और आप देख लीजिए अधिकतम सीमा 80 करना है और आपको 3 और 2 के हिसाब से नंबर मिलेंगे, टोटल 5 अंक मिलेंगे। और दूसरा जो हमारा ख नंबर का टॉपिक होगा वो क्या होगा, मतलब कि आपका पद्य से संबंधित होगा, यानी पाठ्यक्रम में निर्धारित कवियों का, ये देखिए ऊपर लेखकों यानी कि गद्य से है और नीचे कवियों का यानी कि पद्य से है। कवियों का साहित्य परिचय एवं कृतियां, शब्द सीमा यहाँ पर भी आपको 80 शब्द लिखने हैं, यानी टोटल यहाँ पे देखिए 3 और 2 के हिसाब से 5 नंबर मिलेंगे। यानी कि आप समझ गए, आपको समझ में आ गया होगा। देख लीजिए पहला क्वेश्चन जो हमारा है, पहला क्वेश्चन और आपका तीसरा क्वेश्चन और 5 का क्वेश्चन, ये आपको टोटल गद्य से होंगे। यानी कि देख सकते हो आप 5 अंक यहाँ से, 10 अंक यहाँ से और 5 अंक यहाँ से, यानी कि 5 5 10 और 10 20, यानी गद्य से आपके 20 नंबर के कवर हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह आप पद्य को यदि डिस्कस करोगे तो पद्य का देख लो, ये पद्य का यहाँ पे है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी टोटल यदि काउंट करोगे तो सेम नंबर मिलता है 20 नंबर, यानी कि गद्य और पद्य आपको टोटल 20 40 नंबर आपके कवर करवा देंगे। अब हम डिस्कस करते हैं क्या कि हमारा छठवां क्वेश्चन क्या है। तो छठवां क्वेश्चन हमारा पाठ्यक्रम में निर्धारित कहानियों का सारांश एवं उद्देश्य पर आधारित प्रश्न होंगे। ठीक है, कहानियों, जैसे कि अभी कुछ देर पहले डिस्कस हुआ, 3 कहानी आपको पढ़ना है जो कि आपको बताया गया था। एक कहानी लाठी को छोड़ दिया गया है और तो 3 कहानी बचे हुए आपको पढ़ने हैं। मैं आपको निर्देश करूंगा कि आप बहादुर और पंचलाइट 2 कहानी को आप सबसे पहले कवर करिएगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड एग्जाम के लिए और हमेशा ये 2 कहानी आपसे पूछे ही जाते हैं। तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, यानी कि सारांश, कहानी का सारांश पढ़ लीजिएगा या उसका उद्देश्य क्या है इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको यहाँ से 5 नंबर दिला देंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको यहाँ करने होते हैं। उसके बाद देखिए पाठ्यक्रम, 7वां क्वेश्चन है हमारा पाठ्यक्रम में निर्धारित खंड काव्य। देखिए ध्यान से, क्या है हमारा, खंड काव्य पे निर्धारित है। और ठीक है, ये भी आपको क्या करना है, कथा वस्तु लिखना है या फिर प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण आपको करना है। और अधिकतम सीमा क्या, 80, और ये भी आपको 5 नंबर दिला देंगे। और मैंने बताया था खंड काव्य से रिलेटेड कुछ देर पहले समझाया कि जो जिसके जिले में होगा वही आपको करना है, सारे खंड काव्य आपको नहीं करने हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आप देखोगे इस हिसाब से खंड का जो है टोटल आपके 5 और 5 10 10 20 10 30 30 और 10 40 10 50, टोटल आपके जो है देख लो आप लोग 50 अंक, यानी कि 50 अंक कंप्लीट हो गए। यानी खंड क से टोटल आपके देखोगे तो 50 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि किससे संबंधित होते हैं, गद्य से, पद्य से और क्या कहते हैं
खंड काव्य से और कहानी से। गद्य पद्य 20-20 नंबर आपके कवर करते हैं और ये दोनों 5-5 नंबर कवर करते हैं, यानी कि इस हिसाब से आपका 50 नंबर खंड क का कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए देखिए हम लोग खंड ख के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो खंड ख में हमारा जो है वो कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे उसको देखिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारा आता है 8 नंबर का। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए 2 पार्ट में डिवाइड है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन संबंधित है संस्कृत से ही, आपको ध्यान रखना है। 8 नंबर क्वेश्चन 2 भागों में बटा हुआ है लेकिन संबंधित है संस्कृत से ही। तो संस्कृत से देखिए बहुत अच्छे है, आपको 7-7 14 नंबर तो ऐसे ही मिल जाता है। आपको करना क्या है, कहानी को यानी गद्य वाला पार्ट और पद्य वाले पार्ट को अच्छे से पढ़ना है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे तो देखिए, पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत गद्य का, देखिए क्या लिखा है, संस्कृत गद्य का क्या करना है, संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है, यानी कि संदर्भ लिखना है आपको और फिर हिंदी अनुवाद करते हो आपको 2 + 5 यानी कि 7 अंक दिला देते हैं। यानी 2 नंबर आपको संदर्भ मिल जाते हैं और 5 नंबर आपको हिंदी अनुवाद में मिल जाते हैं। ठीक इसी प्रकार आपको क्वेश्चन देखिए संस्कृत पद्य में, देखिए दोनों चीज है, यहाँ पे गद्य बोल रहा है और यहाँ पे पद्य बोल रहा है, तो दोनों आपको देखिए करना क्या है, ये भी देखिए आपको 7 अंक दिलाते हैं और उसी हिसाब से 2 + 5 इसमें भी संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, गद्य में और पद्य में कहानी को अच्छे से पढ़ना है, और मतलब कि और गद्य वाला भाग भी और पद्य वाला भाग भी अच्छे से पढ़ लोगे, समझ में आ जाएगा, तो आप संदर्भ और क्या कहते हैं हिंदी अनुवाद कर पाओगे। 14 नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो बहुत अच्छे से आप यहाँ से नंबर उठा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है, लोकोक्तियां एवं मुहावरों के अर्थ एवं वाक्य प्रयोग, 1-1-2 अंक आपको यहाँ दिला देते हैं। तो ये तो बहुत ये जो है आप आराम से बैठ के पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एक टारगेट बना लिए, पर डे 10 ठो जो है मुहावरे पढ़ेंगे, लोकोक्तियां पढ़ेंगे 10 ठो, 10 ठो पढ़ते रहोगे एक आराम से, या फिर आराम से आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो 2 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर क्वेश्चन भी हमारा 2 पार्ट में बटा है, एक संधि और एक है संस्कृत शब्द की विभक्ति, ठीक है। यहाँ पे समझो, एक संधि है और एक विभक्ति है, ठीक है। संधि में देखो क्या पढ़ना है आपको, दीर्घ पढ़ना है, दीर्घ संधि पढ़ना है, गुण संधि पढ़ना है, यण संधि, अयादि में से किसी 3 संधियों से संबंधित शब्दों का संधि विच्छेद और 1 × 3 यानी कि 3 अंक आपको यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। 3 संधि आपको 1 2 3 4 दिया हुआ है, लेकिन आप चारों पढ़ना, ठीक है, चारों अच्छे से कवर कर लोगे तो आपको 3 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। ये देखो उसके बाद ख नंबर क्वेश्चन जो है आपको विभक्ति पहचानना है, तो यहाँ पे संज्ञा और सर्वनाम में देखो, संज्ञा में आत्मन, नामन, राजन, जगत और शरीर, और सर्वनाम में सर्व, इदम, यद, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से आपको 2 अंक दिलाएगा, यानी 1 + 1, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 आपको टोटल 3 और 2 5 नंबर आपको दिला देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखो, वो 4 पार्ट में बटा हुआ है। एक बात और, 10वें का ख जो है वो 2 नंबर, ये मत ये दोनों को कवर करना है आपको, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो 4 पार्ट में बटा हुआ है। सब क नंबर है शब्दों के सूक्ष्म अंतर, जो कि 1 + 1 2 नंबर आपको यहाँ से दिला देंगे, ठीक है। उसके बाद ख नंबर आपके अनेकार्थी शब्द के लिए 1 + 1 यानी कि 2 नंबर आपको यहाँ से दिला देते हैं। उसके बाद देखिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जिसको वाक्यांश भी बोलते हैं, और आपके एग्जाम में 2 करने होंगे, और ये आपको 1 + 1 यानी कि 2 नंबर आपको यहाँ से दिला देंगे। फिर देखिए वाक्यों में त्रुटि मार्जन, यानी वाक्य में कुछ गलतियां होंगी, इससे संबंधित देखिए लिंग से, वचन से, कारक से, काल से या वर्तनी से, या फिर अन्य संबंधित त्रुटियां हो सकती हैं। इन सबको आप सही करते हो तो आपको टोटल 2 अंक यहाँ से मिल जाते हैं। तो इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपको टोटल 8 नंबर दिलाता है। आपको मैं बता दूं, आप ऊपर देख रहे होगे खंड ख जो है वो टोटल आपको 50 अंक दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे आप यदि काउंट करोगे तो टोटल 50 अंक नहीं हो रहे होंगे अभी। तो अभी मैं आपको बता दूं, खंड ख का जो है वो पूरा पार्ट अभी मैं नहीं बताया हूँ, अभी इतना आपको मैं बता दिया हूँ, जो कि कवर होते हैं टोटल 7 2 3 2 2 2 2 करके, इस हिसाब से टोटल ये 29 अंक मैंने बता दिया, यानी कि 29 नंबर का मैंने बता दिया, ठीक है। और अभी जो बचा हुआ भाग है अब देखते हैं। अब देखिए हम लोग खंड ख को आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो 12 नंबर देखिए क्या है। तो 12 नंबर क्वेश्चन 3 ग्रुप में बटा हुआ है, क ख ग। क नंबर हमारा जो है रस से संबंधित है। रस जो है आपको पढ़ना है क्या, देखिए श्रृंगार रस पढ़ना है, आपको करुण रस पढ़ना है, हास्य रस पढ़ना है, वीर रस पढ़ना है और शांत रस पढ़ना है। इसके लक्षण और उदाहरण आप इसको तैयार कर लोगे तो आपके एग्जाम में 2 अंक जो है कवर हो जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, तो रस से आपके 2 अंक मिलेंगे, आप अच्छे से पढ़ लेते हो। अब अलंकार के बारे में देखिए, ये रस था हमारा, ये अलंकार है। अलंकार से टॉपिक जो आपके आएंगे वो शब्दालंकार और अर्थालंकार, 2 टॉपिक में होंगे, ठीक है। शब्दालंकार में क्या क्या पढ़ना है आपको, तो अनुप्रास अलंकार पढ़ना है, यमक अलंकार पढ़ना है, श्लेष अलंकार, ये 3 आपको पढ़ने हैं, मतलब कि लक्षण और इसके उदाहरण कंप्लीट करिएगा, ठीक है। और आपको
अर्थालंकार में पढ़ना क्या है, तो उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, भ्रांतिमान एवं संदेह के लक्षण एवं उदाहरण, ये सारा आप कवर कर लीजिएगा। तो आपको 2 नंबर मिलेंगे यहाँ पे, 1+1 ऐसे आपको मिलेंगे, यानी कि 2 नंबर ऐसे कवर हो जाएगा। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि ये अर्थालंकार का है 2 नंबर है, शब्दा का नहीं है, ये है, ये अलंकार आप पढ़ते हो, अलंकार आप कवर करते हो तो 2 नंबर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। तीसरा हमारा टॉपिक जो दिया है छंद से दिया हुआ, छंद में हमको पढ़ना क्या है, तो मात्रिक में चौपाई, दोहा, सौरठा, कुंडलिया, इसके लक्षण पढ़ने हैं आपको और उदाहरण पढ़ना है। ठीक है, ये आपके 2 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएंगे। यानी कि क्वेश्चन नंबर यदि 12 की यदि हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 हमें टोटल 6 अंक दिलाते हैं, यानी कि रस, छंद, अलंकार, ये 3 टॉपिक जो हम कवर कर लेते हैं तो हमें 6 नंबर बोर्ड एग्जाम में हमारे मिल जाते हैं और हम 6 नंबर जनरेट करते हैं यहाँ से। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 13 और 14 जो लंबे क्वेश्चन में आते हैं, तो 13 में हमारा जो आता है वो पत्र लेखन आता है। देखिए ध्यान से, पत्र लेखन है। पत्र लेखन में क्या क्या, किसी भी एक टॉपिक पे आपको दे देगा, जैसे कि पहला दे दिया नियुक्ति, नियुक्ति मतलब आवेदन करेंगे कैसे, उसके लिए आप जो है पत्र लिखोगे, कैसे लिखोगे ये बताना है आपको। दूसरा टॉपिक आप कर सकते हैं क्या कि बैंक के जो है आपको कैसे ऋण लेना है, एक व्यवसाय करना चाहते हो या फिर ठीक है, या फिर व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हो तो बैंक से कैसे आप ऋण लोगे, इससे संबंधित आवेदन आपको जो है करना रहेगा, कैसे ये आप लिखोगे। तीसरा टॉपिक आपको दे देगा क्या कि अपने नगर गांव इस सब की सफाई कैसे किया जाए, ठीक है, या फिर सफाई कैसे करवाया जाए, तो जो गंदगी है उसको कैसे दूर करेंगे, तो जो संबंधित अधिकारी होते हैं उनको आप कैसे पत्र लिखोगे या प्रार्थना पत्र लिखोगे, ये आपको ध्यान देना। ठीक है, किससे, सफाई है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये आपके एग्जाम में टोटल कितने 6 अंक दिलाते हैं, ध्यान समझिएगा। ये 6 अंक मतलब क्या, इन तीनों क्या लिखा, निम्नलिखित में से किसी एक पर आएगा आपके एग्जाम में, लेकिन आप तीनों कवर कर लोगे। क्यों, क्योंकि आपके एग्जाम में जो एक पर लिखना है वो किस पे आएगा थोड़ी कोई जानता है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, तो आपके यहाँ से 6 अंक मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है जो कि निबंध से होता है। और निबंध में आप जानते ही हो कि सबसे लास्ट में हम लोग करते हैं, तो आराम से आपको जितना समझ में आता है आप उसको लिखते रहते हो। तो निबंध में क्या क्या दिया, देखिए विज्ञान दिया है, वाणिज्य, शिक्षा, कृषि, सामाजिक एवं राजनीतिक, चेतना पर आधारित जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण से संबंधित, इस सबसे संबंधित आपके एग्जाम में निबंध आ जाएंगे। ये टोटल आपको कितना दिलाएंगे, 9 अंक दिलाएंगे। तो आप इस तरह से देखोगे तो इससे पहले आपने देखा था टोटल 29 नंबर हुए थे, 29 मार्क्स। अब इसको यदि ऐड करोगे तो देखो 2 2 4 2 6 6 12 12 8 20 और 1 21, टोटल आपके 21 नंबर हो गए, यानी कि 29 और 21 टोटल आपके 50 अंक हो गए। तो इस हिसाब से खंड ख भी कंप्लीट हो गया। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया क्या कि हिंदी जो कि विज्ञान वर्ग और वाणिज्य वर्ग के लिए ये टॉपिक था, क्योंकि कला वर्ग के लिए हिंदी का जो है सिलेबस ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। तो मैंने उसमें बता दिया था साफ साफ कि वो जो है वाणिज्य वर्ग और विज्ञान वर्ग के बच्चे नहीं देखेंगे, तो इस हिंदी को, ये जो कि सामान्य हिंदी है, इसको आपको देखना है। तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। एक बात मैं और बताना चाहूंगा कि अब जो है वाणिज्य वर्ग यानी कि कॉमर्स ग्रुप का सारे सिलेबस का वीडियो अपलोड हो चुका है, यानी कि जो 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं उन सब सारे का जो है वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। तो आप लोगों ने यदि देख लिया होगा तो ठीक है, नहीं देखा होगा तो उसको देख लीजिएगा, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं हर क्लास में कि सिलेबस आपके दिमाग में अच्छे से होने चाहिए और जो एग्जाम के पैटर्न है वो आपके दिमाग में अच्छे से होना चाहिए। ठीक है, किसी सब्जेक्ट का यदि आपको सिलेबस यदि नहीं समझ में आ रहा होगा या फिर उस पर आप चाहते हो कि कोई क्लास बन जाए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, जिससे कि मैं कमेंट देखूंगा और मुझे जो जिसका कमेंट आया रहेगा तो मैं उससे सब्जेक्ट का जो है वीडियो आप लोग को बना के दे दूंगा, क्योंकि सिलेबस दिमाग में और न्यू पैटर्न आपके दिमाग में होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोई नए टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।